फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड स्केजुलिंग। अब तक जो सबसे सिंपलेस्ट सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिदम है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम है। इस स्कीम के ज़रिए जो भी प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है सीपीयू को, उसको सीपीयू टाइम एलोकेट कर दिया जाता है। जो पहले सीपीयू टाइम की रिक्वेस्ट करेगा उसको पहले सीपीयू टाइम एलोकेट हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो एफसीएस की है, एफसीएफएस की, वो इजीली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद फीफो क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू। जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके ज़रिए हम इसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब भी प्रोसेस रेडी क्यू में एंटर होता है, इसका जो पीसीबी है उसको लिंक कर दिया जाता है क्यू की टेल के ऊपर, और जब भी सीपीयू फ्री होगा इसको एलोकेट कर दिया जाता है जो क्यू के हेड के ऊपर होगा। मतलब जो भी प्रोसेसेस आते जाएंगे वो टेल पे ऐड होते जाएंगे, और जो प्रोसेस हेड पे होगा उसको सीपीयू टाइम, जब भी सीपीयू टाइम फ्री होगा उसको एलोकेट कर दिया जाएगा। जो रनिंग प्रोसेस है वो उसको फिर क्यू से रिमूव कर दिया जाएगा, और जो कोड होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग का, इसको हम इजीली राइट कर सकते हैं और इसको इजीली हम अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका डिसएडवांटेज देखें, जो एवरेज वेटिंग टाइम है एफसीएफएस का वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। हम ये मिसाल देखते हैं कि हमारे पास जो ये 3 प्रोसेसेस हैं, जो तीनों हम कंसीडर करते हैं कि एट टाइम 0 और उसमें रेडी क्यू में आए हैं, और हर प्रोसेस का जो बस टाइम है, जो सीपीयू टाइम है, वो ये गिवन है। लाइक P1 का 24 मिली सेकेंड है, P2 का 3 मिली सेकेंड है, और P3 का 3 मिली सेकेंड है। हम सपोज करते हैं कि ये प्रोसेसेस इसी ऑर्डर में आए हैं, जिस तरह P1, P2 और P3। और इसका जो चार्ट है अगर हम देखें तो ये P1 का जो टाइम है ये यहाँ नीचे शो हो रहा है, जो 0 से लेके 24 मिली सेकेंड तक है। और जो P2 है इसका जो टाइम है 24 से 27 मिली सेकेंड है, और P3 का 27 से 30। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो वेटिंग टाइम है P1 का, क्योंकि इस वक्त कोई और प्रोसेस क्यू में नहीं था और P1 जो है हेड के ऊपर अटैच है, तो इसको सबसे पहले सीपीयू टाइम एलोकेट हो जाएगा, और इसका जो वेटिंग टाइम है वो 0 मिली सेकेंड है। और जब ये P1 अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म करेगा तो उसके बाद P2 24 मिली सेकेंड पे स्टार्ट होगा, और 27 मिली सेकेंड पे P3 स्टार्ट होगा। तो जो इसमें एवरेज वेटिंग टाइम जो है, अगर हम तीनों प्रोसेसेस का निकालें तो वो 0 जो P1 का है, 24 P2 का वेटिंग टाइम है, और P3 का 27 मिली सेकेंड है। इनको हम सम करें और डिवाइड करें 3 से, तो एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो 17 मिली सेकेंड है, जो कि एक अच्छा जो है रिस्पांस टाइम या वेटिंग टाइम नहीं है, या ऑप्टिमाइज नहीं है। अगर हम इसकी जो सीक्वेंस है इसको हम चेंज कर दें, या सपोज दैट हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं वो इस ऑर्डर में आते हैं कि P2 पहले आएगा, फिर P3 और एंड में P1। तो इसमें इस सिचुएशन में हमारे पास जो वेटिंग टाइम होगा P1 का वो 6 मिली सेकेंड है, P2 का 0 है, और P3 का 3 मिली सेकेंड है। तो इसमें अगर हम वेटिंग टाइम निकालें तो जिस तरह ये 6 + 0 + 3 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 3, तो अब एवरेज टाइम 3 मिली सेकेंड है। तो ये वही प्रोसेसेस हैं जो हमने प्रीवियस केस में देखे, लेकिन अब इनका अराइवल टाइम का ऑर्डर जो है वो चेंज है। अभी जो P2 और P3 पहले आ रहे हैं जो शॉर्ट प्रोसेसेस हैं, और जो P1 लेंथी प्रोसेस है वो एंड में आ रहा है। और इस वजह से
जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो 17 मिली सेकेंड से रिड्यूस होके 3 मिली सेकेंड हो गया है। तो इसको हम कह सकते हैं कॉन्वॉय इफ़ेक्ट। तो शॉर्ट प्रोसेसेस बिहाइंड लॉन्ग प्रोसेसेस। तो अगर हमारे पास एक जो है वो प्रोसेस वो सीपीयू बाउंड है और दूसरे जो हैं वो आईओ बाउंड है, तो सीपीयू बाउंड जो है वो सीपीयू यूटिलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और आईओ बाउंड जो है आईओ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। तो जो आईओ बाउंड में जब होंगे प्रोसेसेस तो वो उसमें बहुत सा जो टाइम है सीपीयू टाइम का वो वेस्ट हो जाएगा। तो हम ये कॉन्वॉय इफेक्ट को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक सीपीयू बाउंड प्रोसेस है और बहुत से आईओ बाउंड प्रोसेसेस हैं। जैसे ही प्रोसेसेस जो हैं वो फ्लो करते हैं सिस्टम में, तो इस सिनेरियो का जो रिज़ल्ट होगा वो ऐसे होगा। जो सीपीयू बाउंड प्रोसेस होगा उसको सीपीयू अलॉट हो जाएगा और वो सीपीयू को होल्ड कर देगा, और इस दौरान जो जितने भी दूसरे प्रोसेसेस हैं वो अपना आईओ ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर लेंगे और दोबारा रेडी क्यू में आ जाएंगे और वेट करेंगे सीपीयू का। जब प्रोसेसेस जो हैं वो रेडी क्यू में वेट कर रहे होंगे तो आईओ डिवाइसेस आइडल होंगे। उसके बाद जो है सीपीयू बाउंड प्रोसेस जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश करेगा और उसका जो सीपीयू बर्स्ट है वो ख़त्म होगा, तो वो आईओ डिवाइसेस को की तरफ मूव होगा। और जितने भी आईओ बाउंड प्रोसेसेस हैं जिनका शॉर्ट सीपीयू बर्स्ट है वो क्विकली एग्जीक्यूट होंगे और दोबारा आईओ क्यूज़ में आ जाएंगे। इस पॉइंट के ऊपर जो सीपीयू है वो आइडल होगा। जो सीपीयू बाउंड प्रोसेस होगा वो दोबारा मूव बैक होगा रेडी क्यू में और उसको सीपीयू जो है वो एलोकेट हो जाएगा। अब दोबारा जो जितने भी आईओ प्रोसेसेस हैं वो वेट करेंगे। अब इस स्टेज पे सीपीयू आइडल होगा। जो सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस होंगे वो दोबारा रेडी क्यू में आ जाएंगे और उनको सीपीयू अगेन एलोकेट हो जाएगा, और जो आईओ प्रोसेसेस होंगे वो रेडी क्यू में वेट कर रहे होंगे जब तक कि सीपीयू बाउंड प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं कर लेता। तो इसको कॉन्वॉय इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि कॉन्वॉय इफेक्ट में अब इसमें क्या हो रहा है कि एक बड़े प्रोसेस के पीछे जितने भी छोटे प्रोसेसेस हैं वो सीपीयू टाइम का वेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह का जो इफ़ेक्ट है वो उससे सीपीयू यूटिलाइजेशन भी कम होती है, अंडर यूटिलाइज्ड होता है, और जो रिसोर्सेज भी हैं वो भी अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं। अब क्योंकि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड एल्गोरिदम है ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। एक दफ़ा जब सीपीयू एलोकेट हो गया किसी प्रोसेस को, तो वो उस प्रोसेस के पास उस वक़्त तक रहता है जब तक वो उसको ख़ुद रिलीज़ नहीं करता। या तो वो उसको टर्मिनेट कर दे या आईओ रिक्वेस्ट करे, तो तब वो सीपीयू रिलीज़ होगा। तो एफसीएस एल्गोरिदम जो है इंटरैक्टिव सिस्टम के लिए सूटेबल नहीं है, जहाँ पे जो हर प्रोसेस है वो सीपीयू टाइम का एक थोड़ा सा चंक लेता है रेगुलर इंटरवल्स में। तो इस तरह के सिस्टम के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा कि जहाँ पे हर प्रोसेस को एक स्मॉलर इंटरवल चाहिए सीपीयू एलोकेशन का। एक और अप्रोच जो यूज़ की जा सकती है सीपीयू स्केजुलिंग के लिए वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है। ये जो एल्गोरिदम है हर प्रोसेस के साथ एसोसिएट करता है कि उसकी लेंथ क्या है, जो भी नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट आएगा उसकी क्या लेंथ होगी, और जब सीपीयू अवेलेबल होगा तो ये उसको एलोकेट करेगा जो सबसे स्मॉलेस्ट बर्स्ट होगा, जिसका सबसे स्मॉलेस्ट सीपीयू बर्स्ट होगा ये उसको एलोकेट करेगा। अगर दो प्रोसेसेस ऐसे हैं जिनका सीपीयू बर्स्ट सेम है
तो फिर FCFS स्केजलिंग जो है वो यूज़ की जाएगी, ताकि उसके मुताबिक फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व उसकी बेस के ऊपर जो पहला प्रोसेस होगा जिनका CPU बर्स्ट टाइम सेम है उसको एलोकेट हो जाएगा CPU। तो इसकी जो दूसरा इसका नाम है वो है शॉर्टेस्ट नेक्स्ट CPU बर्स्ट, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट CPU बर्स्ट जिस प्रोसेस का काम होगा ये उसको रिसोर्सेज एलोकेट करता है। और इसमें जो स्केजलिंग है वो डिपेंड करती है कि जो नेक्स्ट CPU बर्स्ट है उसका टाइम कितना है, और ये उस पर डिपेंड नहीं करती कि एक जो प्रोसेस है उसका टोटल CPU बर्स्ट कितना है। तो हम इसमें SJF जो है, क्योंकि मोस्ट जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो SJF यूज़ होती है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो हम इसी टर्मिनोलॉजी को यूज़ करेंगे। अगर हम इन प्रोसेसेस को कंसिडर करें जिसमें 4 प्रोसेस हैं, और हर प्रोसेस का जो बस टाइम है उसके सामने गिवन है, लाइक P1 जो है 6 मिलीसेकंड है, P2 8 है, P3 7 है और P4 7 है, P4 जो है वो 3 है। अगर हम SJF स्केजलिंग यूज़ करें तो हम इसको ऐसे स्केजल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू SJF स्केजलिंग, और इसमें जो है P4 जो है वो सबसे पहले प्रोसेस होगा, क्योंकि P4 जो है उसका बस टाइम सबसे कम है। उसके बाद P1 है जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 6 मिलीसेकंड, और फिर P3 है जिसका 7 मिलीसेकंड बस टाइम है, और देन जो है P2 जो सबसे लॉन्गेस्ट है और उसका जो बस टाइम है वो 8 मिलीसेकंड है। इस तरह जो एवरेज वेटिंग टाइम मिलेगा बाय अप्लाइंग दिस स्केजुलिंग टेक्निक वो 7 होगा। तो इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा कि CPU जो है वो आइडल होगा, और जो CPU बाउंड प्रोसेस है वो दोबारा मूव बैक करेगा रेडी क्यू में, और उसको CPU टाइम एलोकेट होगा। दोबारा जो जितने भी आयो प्रोसेस हैं वो रेडी क्यू में होंगे जब तक कि CPU बाउंड प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं कर लेता। इसको कॉन्वाय इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी प्रोसेसेस हैं वो एक बड़े प्रोसेस के पीछे हैं, और जब बड़ा प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म करता है तो तब उनको CPU टाइम मिलता है, और इस वजह से CPU की यूटिलाइजेशन जो है वो लोअर होती है, और जो बाकी रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलाइजेशन भी कम होती है। अब इसमें क्योंकि जो FCFS है वो नॉन प्रीएम्प्टिव है, हमने एक दफ़ा जो एक CPU बाउंड प्रोसेस को CPU एलोकेट कर दिया तो ये उस वक्त तक उसके पास रहेगा जब तक कि वो टर्मिनेट नहीं हो जाता या आयो रिक्वेस्ट नहीं करता। और इस वजह से जो फर्स्ट कम फर्स्ट एल्गोरिदम है वो इंटरैक्टिव सिस्टम्स के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि इंटरैक्टिव सिस्टम के अंदर यूज़र जो है वो इंटरैक्टिवली जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस को या डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन कर रहा होता है, और उसे रिस्पांस चाहिए होता है हर प्रोग्राम से। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होगा कि अगर एक जो प्रोग्राम है या एक प्रोसेस है और वो CPU बाउंड है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा CPU यूटिलाइजेशन में, और बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनका रिस्पांस यूज़र को नहीं मिलेगा, तो वो अनोइंग होगा। अब इसके लिए एक डिफरेंट अप्रोच यूज़ की जा सकती है CPU स्केजुलिंग के लिए, जो कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है। इस एल्गोरिदम में जो जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनकी जो एग्जीक्यूशन वो डिपेंड करती है CPU का जो नेक्स्ट CPU जो बर्स्ट है वो कितना है। जब CPU अवेलेबल होगा तो ये
उसको एलोकेट होगा जिसके पास स्मॉलेस्ट नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट है। अगर सीपीयू के पास दो प्रोसेसेस ऐसे हैं जिनका नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट टाइम जो है वो सेम है, तो फिर वहाँ पे FCFS स्केजुलिंग यूज़ करके टाइज को ब्रेक किया जाता है और जो पहला प्रोसेस होता है उसको रिसोर्सेज एलोकेट हो जाते हैं। इसकी जो एक बेहतर टर्म है वो शॉर्टेस्ट नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट भी यूज़ हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में इसको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कहा जाता है, तो इसलिए हम इसको SJF ही रेफ़र करेंगे। SJF जो है वो ऑप्टिमल है और इसमें जो मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो जो जितने भी हम प्रोसेसेस को दें उसका मिनिमम वेटिंग टाइम निकलता है। और इसमें एक प्रीएम्प्टिव वर्जन भी है जिसको शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट भी कहते हैं। और इसमें अब जो प्रॉब्लम आते हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट टाइम को हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। तो उसको हम प्रिडिक्ट जो करते हैं वो बाई एस्टिमेशन करते हैं। ये एक एग्जांपल देखते हैं हम SJF की। क्या हमारे पास 4 जो प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3, P4 और इनका जो बर्स्ट टाइम है रिस्पेक्टिवली 6, 8, 7, 3 मिली सेकेंड्स है। तो अकॉर्डिंग टू SJF स्केजुलिंग चार्ट जो जिस CPU प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम है उसको हम पहले एलोकेट करेंगे जो कि P4 है, और उसके बाद जो स्मॉलेस्ट प्रोसेस है विद रिस्पेक्ट टू इसका जो CPU बर्स्ट टाइम है वो P1 है, तो P1 एलोकेट हो जाएगा। उसके बाद जो P3 है उसका जो 7 मिली सेकेंड है उसको एलोकेट हो जाएंगे CPU रिसोर्सेज, और उसके बाद जो है वो P2 है जो मैक्सिमम जिसका बर्स्ट टाइम है वो एंड में एग्जीक्यूट होगा। और इसका अगर हम एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो निकालें 3, 9, 16 एंड 24 तो एंड है, इसके बाद तो कोई स्टार्ट नहीं होगा, दिस इज़ नॉट वेटिंग टाइम। तो हम जो कंसीडर करेंगे वो 3, 9 और 16 और 0 होंगे। ये जो चारों प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम होगा और वो एवरेज वेटिंग टाइम निकलेगा 7 मिली सेकेंड। हम नेक्स्ट CPU बर्स्ट टाइम की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, ये एक चैलेंज है। जब भी हम इसको इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करते हैं तो CPU नेक्स्ट बर्स्ट टाइम स्केजुलिंग में ये प्रॉब्लम आता है। तो हम इसको एग्जैक्टली तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि हम उसकी एक्सपोनेंशियल एवरेज ले लेते हैं और उसको हम कॉरेस्पॉन्ड करते हैं विद द प्रीवियस CPU बर्स्ट्स। हम एक्सपोनेंशियल एवरेज को डिफाइन कर सकते हैं विद दिस फार्मूला वेयर T ऑफ n जो है वो एक्चुअल लेंथ है ऑफ n CPU बर्स्ट की, और टाउ n+1 जो है वो प्रेडिक्टेड वैल्यू है नेक्स्ट CPU बर्स्ट की, और जो अल्फ़ा है दिस इज़ द वेट बिटवीन द प्रीवियस हिस्ट्री एंड प्रेडिक्टेड वेट। तो फॉर अल्फ़ा 0 इज़ लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा एंड अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल टू 1, हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं टाउ n+1 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा T ऑफ n+1 माइनस अल्फ़ा टाउ ऑफ n। अब इसमें जो वैल्यू ऑफ Tn है इसके अंदर मोस्ट रीसेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जबकि टाउ ऑफ n के अंदर हमारे पास पास्ट हिस्ट्री होती है। तो जो पैरामीटर अल्फ़ा है वो रिलेटिव वेट को कंट्रोल करता है, वो एक वेट है जो रिलेटिव वेट को कंट्रोल करता है रीसेंट और पास्ट हिस्ट्री के दरमियान में। तो हमारी प्रेडिक्शन में अगर अल्फ़ा 0 हो तो फिर क्या होगा, टाउ n+1 इज़ इक्वल टू टाउ ऑफ n, और जो रीसेंट हिस्ट्री होगी उसका इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। और अगर हम अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 करें तो ये टाउ ऑफ n+1 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा टाउ ऑफ T ऑफ n होगा। तो इसमें जो अभी जो रीसेंट जो CPU बर्स्ट है वो काउंट करता है, इसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है या करंट जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो इसमें काउंट नहीं होती। और अगर हम अल्फ़ा इज़ इक्वल टू हाफ करते हैं तो इसमें रीसेंट हिस्ट्री और पास्ट हिस्ट्री वो इक्वली वेटेड होती है, और इसमें इनिशियल T ऑफ 0
उसको हम एज ए कांस्टेंट ले सकते हैं, और या उसको हम ओवरऑल सिस्टम एवरेज ले सकते हैं। अब बोथ अल्फ़ा एंड 1 माइनस अल्फ़ा वो या तो लेस देन होंगे या इक्वल टू 1 होंगे, और उसमें जितनी भी बाकी टर्म्स होंगी उनका वेट कम होगा उसके जो प्रीडिसेसर है उससे। और इसमें यही अप्रोच यूज़ की गई है, अल्फ़ा हाफ, और उसके ज़रिए जो एक्सपोनेंशियल एवरेज को अप्रोक्सीमेट किया गया है। एसटीएफ की एक और जो एग्जांपल हो सकती है वो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है। और इसमें क्या होगा कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वेरियंग अराइवल टाइम्स को इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है कि हमारे पास ये 4 प्रोसेसेस हैं और चारों का अराइवल टाइम जो है वो डिफरेंट है, और इनके जो बस टाइम्स हैं वो P1 का 8 है, P2 का 4 है, P3 का 9 और P4 का 5 है। अब जो P1 है वो ज़ीरो अराइवल टाइम पे आया तो ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इसका जो नेक्स्ट P2 है CPU बस्ट, उसका जो बस टाइम है वो 4 है, तो इसलिए P1 जो है वो प्रीएम्प्ट हो जाएगा और P2 को रिसोर्सेज एलोकेट हो जाएंगे। तो इस तरह प्रीएम्प्टिव एसटीएफ जो है वो वर्क करता है, और इसका जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो 6.5 है। तो एसटीएफ एल्गोरिदम प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है, नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है। चॉइस तब आती है जब हमारे पास एक नया प्रोसेस जो आता है वो रेडी क्यू में आता है, और जबकि जो प्रीवियस प्रोसेस है वो उस वक्त एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो जो नया सीपीयू बस्ट आएगा उसका जो बस टाइम है वो रनिंग जो प्रोसेस है उसके बस टाइम से कम हो सकता है, जो भी उसका रिमेनिंग बस टाइम रह गया है। तो जो एक प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है वो प्रीएम्प्ट कर देगा जो भी उस वक्त प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होगा, जबकि नॉन प्रीएम्प्टिव एसटीएफ एल्गोरिदम जो है वो जो रनिंग प्रोसेस है उसको अलाउ करेगा कि वो अपनी एग्जीक्यूशन है वो ख़त्म कर ले, और उसके बाद जो नेक्स्ट सीपीयू बस्ट है उसमें नेक्स्ट प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट हो जाएगा। प्रीएम्प्टिव एसटीएफ स्केजुलिंग को बाज़ औक़ात शॉर्टेस्ट रिमेनिंग फर्स्ट स्केजुलिंग भी कहते हैं।